साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान महामारी के बीच भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कृषि से संबंधित तमाम जानकारियां आप तक पहुंचा सके। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप उगा सकते हैं ढींगरी मशरूम। उसके बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक सफल किसान से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, मशरूम जिसे कुछ समय पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन अब इतना लोकप्रिय हो गया है कि बाजार में उसकी बढ़ती मांग को देखते हुए हमारे किसान भाइयों बहनों का रुझान भी अब मशरूम की ओर जाने लगा है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में मशरूम उगा रहे हैं और उसकी अच्छी किस्मों का चयन भी कर रहे हैं। मशरूम में काफ़ी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक साबित होता है। इसमें प्रचुर मात्रा के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। आइए आज आपको हम बताते हैं कि किस तरह से आप उगा सकते हैं ढींगरी मशरूम। ढींगरी मशरूम पुरानी लकड़ी, सूखे पेड़ या पेड़ की बाहरी छाल पर बारिश के बाद दिखाई देते हैं। हमारे देश की जलवायु इस तरह की मशरूम के लिए उपयोगी है। आज दुनिया भर में हर साल करीब 8 लाख टन ढींगरी का उत्पादन हो रहा है। ये बटन और शिटाके के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली मशरूम है। ढींगरी मशरूम की खेती बहुत कम जगह पर और बहुत कम खर्च में की जा सकती है। इसके लिए एक कमरे की जरूरत होगी। कमरा ईंटों का भी हो सकता है, बांस का भी और पुआल का भी। मशरूम के लिए फसल अवशेष की जरूरत होती है। ये अवशेष किसी भी फसल का हो सकता है, बस सड़ा गला नहीं होना चाहिए। हाँ, अवशेष को जीवाणु से मुक्त करना भी जरूरी है। मुक्त करने के 2 तरीके हैं। अवशेष के भूसे को बोरे में भरकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म पानी में 20 से 25 मिनट के लिए रखते हैं, तो ये जीवाणु मुक्त हो जाएगा। अब ठंडा करके इसमें बीज मिला देंगे। आप चाहे तो विशेष रसायनों से भी इसे जीवाणु रहित कर सकते हैं। बिजाई के लिए 4-4 किलो के पॉलिथीन बैग बनाएंगे और हर बैग में 100 ग्राम बीज मिलाएंगे। इस तरह 1 क्विंटल भूसे के लिए 100 किलो बीज की जरूरत होगी। थैले का मुंह अच्छे से बंद कर देंगे और 10 से 12 छेद चारों तरफ और पैंदी में भी कर देंगे। हाँ, बिजाई से 2 दिन पहले कमरे को दवाओं से उपचारित जरूर कर ले। बीज मिले बैगों को उत्पादन कक्ष में रख देंगे। 15-20 दिनों में मशरूम का जाल पूरे थैले में फैल जाएगा। जब भूसा पूरी तरह सफेद हो जाए तो पॉलिथीन को हटा देंगे। अब दिन में 2 से 3 बार पानी छिड़केंगे। पानी मशरूम पर भी छिड़कना है और कमरे में भी। पॉलिथीन हटाने के 1 हफ्ते बाद मशरूम की छोटी छोटी कली बनने लगेंगी और 4 से 5 दिनों में ये पूरी तरह विकसित हो जाएंगी। पूर्ण विकसित मशरूम को हल्के हाथ से घुमाकर तोड़ देंगे। तुड़ाई के बाद डंठल पर लगे पुआल को साफ करेंगे और इसका थोड़ा सा हिस्सा चाकू से काट देंगे। ढींगरी मशरूम को ताज़ा भी बेच सकते हैं और सुखाकर भी। ताज़ा मशरूम को 2 घंटे तक किसी कपड़े पर फैलाकर रख देंगे। इससे उसमें मौजूद नमी उड़ जाएगी। फिर इसे पॉलिथीन की थैली में भरते हैं। हर थैली का वजन 200 ग्राम होगा। हवा की आवाजाही के लिए थैली में 2-3 छेद कर देंगे, जबकि सूखी मशरूम सिर्फ 50 ग्राम ही आ पाएगी। थैलियों में पैक करने के बाद ये मशरूम बिक्री के लिए तैयार है।
ढींगरी मशरूम का फसल चक्र 45 से 60 दिन का होता है। कम लागत और कम समय में ज्यादा कमाई के लिए ये बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। यूँ तो हमारे किसान भाई बहन अब कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, प्रगति के पथ पर आगे चल रहे हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे किसान हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहते हैं, अपने श्रम को घटाना चाहते हैं और साथ ही साथ फसल का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हासिल करना चाहते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही सफल किसान से जो कि आधुनिक तकनीकों से कर रहे हैं सेब की खेती। किस तरह, आइए जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। किसानों की फहरिस्त में एक नाम है रामलाल चौहान।
वे धानवी, शिमला, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले एक किसान हैं। इन्होंने सेब उत्पादक के रूप में नए झंडे गाड़े हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में रामलाल चौहान ने अपनी कामयाबी की धमक पहुंचाई है। अपनी कड़ी मेहनत और कठोर परिश्रम से इन्होंने अपनी जिंदगी ही बदल दी है। इन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि इन्होंने अपने जीवन में भारी आर्थिक कमियों को सहा है। पढ़ाई में वे बचपन से ही होशियार थे। वे बचपन में ही समझ चुके थे कि शिक्षा ही विकास की तरफ ले जा सकती है। पिता खेती करते और रामलाल पढ़ाई में लगे रहते थे। कैश क्रॉप के रूप में केवल आलू ही होते थे। बाकी खेतों में गेहूं, जौ और मक्का बोई जाती थी। रामलाल गांव से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के बाद उच्च शिक्षा लेने चंडीगढ़ गए और वहां से इन्होंने अपनी शिक्षा मुकम्मल की। सरकारी नौकरी और अपने व्यवसाय कर पाने में सफलता न मिलने के कारण रामलाल अपने पिता के साथ खेती से जुड़ गए। उनके पिता सेब के पेड़ों की खासियत उन्हें समझाते। रामलाल ने पाया कि उनके पिता सिर्फ वही पेड़ लगाते हैं जिनकी उपज में सालों लग जाते हैं। वे कुछ नया करने के बारे में सोचने लगे। रामलाल ने सेब उत्पादन में नई किस्म और नई तकनीक को अपनाया। उन्होंने सभी पुराने सेब के पौधों में काम शुरू किया। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनाई जाने वाली योग्य उपज वाली किस्मों को और नियमित फल देने वाली किस्मों को अपनाया, जैसे कि रेड चीफ, ब्राइट एंड अर्ली, ऑरेगन स्पर, सिल्वर स्पर, सुपर चीफ, सिलेक्ट स्पर, गालापूजी और ग्रीन स्मिथ। देखते ही देखते कामयाबी रामलाल के कदम चूमने लगी। रामलाल ने अपनी कार्यशैली से सेब की नई नई किस्में लगाई। जल्द ही पूरे शिमला में वे सेब उत्पादक के रूप में मशहूर हो गए। उनकी आय बढ़ने लगी और वहाँ के किसान उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगे। जहाँ एक और रामलाल सेब की नई प्रजातियाँ तैयार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ इन्होंने सिंचाई की समस्या का निदान भी तलाश लिया था। इन्होंने स्थानीय लोगों को सेब की नई किस्में अपनाने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी कामयाबी को दूसरे किसानों के साथ बांटकर उन्हें भी सफलता का रास्ता दिखाते हैं। रामलाल चाहते हैं कि अन्य किसान भी उनकी तरह सेब उत्पादन में सफलता हासिल कर सके। रामलाल चौहान ने सेब में अच्छा उत्पादन हासिल करने के साथ साथ नई तकनीक को भी अपने खेतों में इस्तेमाल किया है। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर के साथ साथ उन्होंने अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट की इकाई भी लगा रखी है। रामलाल चौहान ने राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रमों में गुणवत्ता वाले फलों के उत्पादन के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। इनके घर में रखे मेडल्स ये बयान करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ कमाया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अपने सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के अंतर्गत। तो देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारे किसान भाइयों बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए हमारी वर्तमान सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता ही किसान है। आइए आज आपको हम जानकारी देते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसे अपनाकर आप कम पानी में फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन तो हासिल कर सकते हैं, साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति में भी इजाफा कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहाँ के लिए योजना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हो रही है। तो क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं।
देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। प्राकृतिक खेती का रुझान एक बार फिर से हमारे किसानों के अंदर दिख रहा है। रसायनों का उपयोग ना करके अगर आप प्राकृतिक खेती को अपनाएंगे तो न केवल आप पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। किस तरह से की जाती है प्राकृतिक खेती और इसके क्या कुछ लाभ हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर JPS डबास से। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है। अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है, जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है।
प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें दो तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद दो तरह से बन सकती है, मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं, क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उथली रहती हैं, ऊपर रहती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है, कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें। और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं, और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसल ले लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी।
कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र